नमस्ते बच्चों। बच्चों सेक्शन ए का वीडियो अपलोड हो चुका है, आपने देख भी लिया होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ। अब सेक्शन बी जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो जो भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, मैंने वही सारे चैप्टर्स इसके अंदर डाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग कि सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन बी में, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, जब कोल को हम जलाते हैं तो किस टाइप का रिएक्शन है, एंड ऑल्सो राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ कोल इज नथिंग बट द कंबशन या कॉम्बिनेशन, दोनों बोल सकते हो। कंबशन इसके लिए क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशन इसके लिए कि वो ऑक्सीजन को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो द बर्निंग ऑफ कोल इज अ कॉम्बिनेशन, कंबशन एंड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज दोनों रिएक्टेंट्स जो है आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आपके पास रिएक्शन है कोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ठीक है, सिंपल। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। अ सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं? तो वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर कह रहा है कि उसका फॉर्मूला बता दो, तो दैट इज CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद द वाटर। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड मिला उसको हमें वाटर के साथ रिएक्ट करना है। सो CaO प्लस H2O, यहाँ पे ये हटा दो, एरो मतलब गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड राइट इट्स इक्वेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो देखो बेटा, वो सारी रिएक्शंस, ओके, वो रिएक्शंस जिनके अंदर दो आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ द आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। क्या बोल रहा है? दो कंपाउंड्स है, कैसे कंपाउंड्स है? आयोनिक कंपाउंड्स है। आयोनिक मतलब कि जिसके पास प्लस और माइनस चार्ज होगा वो। ठीक है, तो इन दोनों के प्लस माइनस चार्ज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और एक नए कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये है एग्जाम्पल में Na2SO4। अब Na का होता है +1, ओके, और SO4 का होता है 2-। तो Na2SO4 में दो कंपाउंड में प्लस माइनस आया, तो ये आयोनिक कंपाउंड हुआ। फिर BaCl2 आप देख लो, तो Ba जो होता है वो रहेगा +2 और Cl होगा -1। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये Na का प्लस जो है वो ये वाले कंपाउंड के Cl के साथ आ जाएगा, तो क्या बन गया? NaCl। आप देख सकते हैं NaCl बन गया है ना। और दूसरा Ba और SO4 मिलके आपको क्या मिल जाएगा? BSO4। ठीक है, तो दो कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और एक नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन देयर इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द क्लोराइड आयंस। ठीक है, क्लोराइड किसका? BaCl2 का, वो रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू? SO4 सल्फेट आयंस, मतलब SO4 के साथ। और सोडियम आयन जो है वो रिप्लेस हो रहा है किसके साथ? क्लोराइड के साथ। मतलब कि जो मैंने बताया ना उसी को इस स्टेटमेंट में लिख दिया है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। अब एक्चुअली तो यूं है ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बट अगर हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं उसके बहुत सारे कैटेगरीज भी होते हैं। तो उसमें से एक सब कैटेगरी जो होता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। बट अपने 10th के हिसाब से हमें यही कहा गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज उसके अंदर पीपीटीज फॉर्म्ड हो जाते हैं। व्हाट आर द पीपीटीज? पीपीटीज मतलब कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है इसके अंदर। आइए देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन कैटायन एंड एनायन इन एक्वियस सॉल्यूशन। जो भी होता है वो सॉल्यूशन दोनों कैसे होते हैं? एक्वियस होते हैं। जब दो कंपाउंड दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ना, तो वो दोनों के दोनों एक्वियस होते हैं। ठीक है, दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तब अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक ऐसा सॉलिड बनेगा जो इनसॉल्युबल होगा। वो इनसॉल्युबल सॉलिड, सीधी सी बात है, जो बचेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। जैसे एग्जाम्पल में है AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, दोनों देखो AQ लिखा हुआ है, तो दोनों के दोनों एक्वियस सॉल्यूशन में है। फिर आपको मिल जा रहा है AgCl और NaNO3। AgCl क्या है बेटा? इट्स अ सॉलिड। नीचे की तरफ एरो आया ना, अगर नीचे की तरफ एरो आता है इसका मतलब प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ एरो जाए इसका मतलब कि गैस। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल सॉलिड लिक्विड या लिक्विड तो नहीं आता, लिक्विड तो हम H2O में सिर्फ यूज करते हैं। सॉलिड या तो फिर एक्वियस आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सॉलिड AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये उसका पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड राइट एग्जाम्पल्स विथ इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है वो हमें बताओ। देखो ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब वही है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होना। ओके, ऑक्सीजन इज गेन एंड हाइड्रोजन इज लॉस्ट। यहाँ वैसे लिख देते हो ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो कोई भी एग्जांपल ले लो जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो जितने भी कंबशन वाले रिएक्शन होते हैं वो सारे से ऑक्सीडेशन ही होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2Cu + O2 गिव्स 2CuO। क्लियर हुआ। ठीक है, वैसे ऑल कंबशन रिएक्शन और नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये चीज़ का एक्सप्लेन किया। तो जैसे कोई मेटल है ना, Zn ले लो, Cu ले लो, Ca कैल्शियम ले लो, उसका रिएक्ट करो ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिल जाएगा जैसे MgO है ना, मैग्नीशियम के लिए, जिंक के लिए ZnO, कैल्शियम के लिए CaO, तो दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन के अंदर उसका पूरा उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, हाइड्रोजन इज गेन, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो देखो अब जो CuO ऊपर बना ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो CuO जो ऊपर बना उसमें उसको अगर हम H2O के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, H2 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, Cu मिल जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। ठीक है, तो बन गया वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा आसान सा है ये तो। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, इसके लिए चीज़ें गर्म हो जाती है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यूज हो जाती है। अब हीट बाहर निकलती है तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो यहाँ पे कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, और इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इनटू वाटर, या मेल्टिंग ऑफ आइस ओके इनटू वाटर। दिस रिएक्शन अकर्स इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, दोनों में होता है और ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, दैट्स इट। आइस से वाटर बनेगा, वाटर से आइस नहीं बनेगा। वाटर से आइस बनता है बट रेफ्रिजरेटर रहता है ना बंद, पर उसके अंदर फिर प्रेशर टेम्परेचर सब अलग हो जाता है। वहाँ पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि ये दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको आप डिवाइड कर लेना। फर्स्ट तो ये आपने डेफिनेशन लिख दी, सेकंड एग्जांपल लिख देना, थर्ड ये वाला 3 पॉइंट्स क्लियर हो गई। ठीक है, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट, when burning one metal ribbon, it burns with dazzling flame, white dazzling flame. ओके, विच इज दैट मेटल, वो मेटल कौन सा है, सिंपल सी बात है, वाइट डेजलिंग फ्लेम जब भी वर्ड है मतलब कि मैग्नीशियम, सो द मेटल इज मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स कंबशन प्रोसेस विद द केमिकल इक्वेशन। इसके कंबशन प्रोसेस बताओ, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस बता दो। तो कोई नहीं, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर वो कह रहा है हमसे व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दिस। तो एरो के पहले वाले जो भी है वो रिएक्टेंट है, तो हियर रिएक्टेंट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट किया गया है। एंड फिर क्या कहा गया उन लोगों ने, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर, मतलब मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाएगा ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड ऑफ द एरो बनाया गया है या लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना है तो देखो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है ना, पहले वो हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो Fe है, H है और O है। ओके, और अभी हम ना LHS में कितने अवेलेबल हैं और RHS में कितने अवेलेबल है वो लिख देते हैं हम लोग। तो LHS में 1, LHS में हाइड्रोजन 2 हुए और ऑक्सीजन 1 हो गया। RHS में देख लेते हैं Fe2 है, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 2 है। तो अब अगर हम ये वाली टेबल को समझें तो हाइड्रोजन तो भैया सेम ही है। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन को तो हम कुछ करेंगे नहीं, पहले शुरू करते हैं मेटल के साथ। ऑक्सीजन हमेशा लास्ट पे कोशिश करना लेने की, क्योंकि उसके पहले लोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो Fe जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 2 है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट LHS में 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैथ्स का एलिमिनेशन मेथड नहीं करते थे अपन, बस वही है। तो 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो Fe के साथ 2 आ गया। तो चलो ये Fe भी 2 हो गया, आगे पीछे हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है भैया राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे 1 ही है, अंदर की तरफ 1 है। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अंदर देखो ऑक्सीजन यहाँ पे
3 है, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर 3 हो गए तो ये ऑक्सीजन हो गया 3, तो ये तो हो गया 3 मल्टीप्लाई कर दिया। पर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या है 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे तो खाली 2 है तो आगे 3 लगा दिया। ठीक है, पूरा बैलेंस हो गया। एक बार दोबारा लिख दो पूरा बैलेंसिंग। क्या हो गया अपने पास बैलेंसिंग इक्वेशन? ओके, 2Fe प्लस 3H2O, यहाँ पे आएगा नहीं, वेट जस्ट अ सेकंड ना बेटा, इसको थोड़ा नीचे ले लेती हूँ। सो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास? 2Fe प्लस 3H2O गिव्स Fe2O3 प्लस 3H2। ठीक है, डन हो गया बैलेंस। चलिए देखते हैं सेम हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है यहाँ पे? अगेन लिख दो एलिमेंट्स। अगर आपको डायरेक्टली करने आता है बैलेंसिंग तो कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, बट मैं सिखा रही हूँ इसके लिए मैं ये चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से बतानी हूँ। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 एलिमेंट्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड में वही होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना, अब देखो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 ही है, राइट हैंड साइड में 6 हो गए, बोल लो। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, मिलाकर 3। यहाँ पे कितने हैं? 6 और ये 2 कितने हो गए? 8। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे सिर्फ 2 है, और यहाँ कितने हैं? 12। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कार्बन से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में लिखने का। अब यहाँ पे 6 है बेटा, यहाँ पे 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब LHS से मुझे कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। ठीक है, तो 1 सेकेंड। ओके, तो साथ साथ में लिखती जा रही हूँ यहाँ पर CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, सो क्या हो जा रहा है? यहाँ पे मैं इनको 6 मल्टीप्लाई करना है, कर दिया मैंने। चलो क्लियर। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भैया यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है। 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 8 की टेबल में 3 नहीं आता, क्या करें? ऑक्सीजन बहुत गड़बड़ करता है। पहले हाइड्रोजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन पे भी थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। तो अगर आप देखो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को गिनते हैं दोबारा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चेंजेस की ना, अब ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ तो चेंज आया ही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लो बेटा, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हुए, लेफ्ट साइड में मैं ऊपर लिख देती हूँ, और ये वाला 6 यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया, तो प्लस 6, टोटल हो गया 18, है ना। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में अपन वैसे भी तो कुछ किया है नहीं, पर एक बार देख लें। ये 6 है यहाँ पर और ये 2 है 8। ओके, अब ये 6 तो हैं, तो ये 2 के साथ 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 6 18 हो गया ना। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सेटअप बन गया। ठीक है, तो देखो 6 2 ज़ा 12 और प्लस 6 कितना हो गया? 18। यहाँ पे आप देखो हमने 18 निकाल के रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैलेंसिंग हो गया। चलो H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, जब खाना स्पॉइल्ड हो जाता है तो स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे, इस तरीके से कि इट बिकम्स अनफिट टू ईट। ठीक है, अब खा नहीं सकते, बड़ा बड़ा बदबूदार हो गया, तब उस खाने को हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारे खाने के अंदर फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, तो वो जब ऑक्सीजन के साथ मीटिंग करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उनके अंदर एक तरीके की स्मेल और लाइक एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्मेल और जो टेस्ट है वो बदल जाती है। ठीक है, अब देखो उन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्लेन, तो सीधी बात इसके अंदर हमें प्रिवेंशन भी साथ साथ में लिख ही देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 2 मार्क का आंसर कंप्लीट होगा। सो इसके अंदर क्या हो गया? प्रिवेंट क्या कर सकते हैं कि खाने को जो आप रेफ्रिजरेटर में सील्ड कंटेनर्स में रखो, या तो रेफ्रिजरेटर में रखो, या तो जो ऑयल और फैट कंटेन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश कर लो। ठीक है, डाल दो, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करे। और एसिडिटी को अवॉइड करने के लिए फूड को
लाइट से दूर रखना चाहिए, मतलब सनलाइट वगैरह से दूर रखना, ना ज़्यादा खराबी हो जाती है। या तो फिर कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि वो केमिकल जो ऑक्सीजन के ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है, दैट आर नोन एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड को तोड़ा जाता है अलग अलग मॉलिकुलर सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जबकि कॉम्बिनेशन में इन सबको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। सो जैसे कि समझे ये है, तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और इन दोनों को अलग कर लिया तो इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल भाषा में। सो 2 और मोर कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, ठीक है, वो एक साथ मिक्स होते हैं टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के लिए इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जबकि वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू, एक कंपाउंड जो है वो 2 और 2 से ज़्यादा सिंपलर एलिमेंट्स के अंदर टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम लोग करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी वजह से ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पर, जैसे कि CaCO3 को तोड़ा गया, ठीक है, तो तोड़ा गया तो वो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन देखो तो मिलाकर HCl मिल गया, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में होते हैं। मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम और लिथियम, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जिसको हैमर मार मार के इस शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए हम लोगों को एल्यूमिनियम फॉइल मिलता है। डक्टाइल मतलब कि वायर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाना, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, वो स्मॉल पीसीस में डिवाइड हो जाते हैं। आपने कई बार एक्सीडेंट्स देखा होगा, तो आपने देखा होगा कभी कोई 4 व्हीलर गाड़ी जब टकराती है या एक्सीडेंट होता है तो उसके कांच जो होते हैं वो पूरे बिखर जाते हैं, रस्ते छोटे छोटे से बिखर जाते हैं, ठीक है। तो इस वाले नेचर को हम कहते हैं ब्रिटल नेचर, ओके। दीज आर लस्ट्रस, चमकदार होते हैं, और ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर के, और इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ये काफ़ी भारी होते हैं मेटल्स, और ये हल्के होते हैं, लो डेंसिटीज, ठीक है। चलिए मेन पॉइंट्स याद करोगे, बाकी तो सब हो ही जाएगा। व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। देखो वो ऑक्साइड जब पानी में डिजोल्व किया जाता है तो वो एसिड बन जाते हैं, उनको हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। और वो ऑक्साइड जब पानी में डिजोल्व करके वो बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, सिंपल। अब एसिडिक ऑक्साइड में याद करना सारे के सारे नॉन मेटल्स आते हैं। सो द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर द एसिडिक, ठीक है। और बेसिक के अंदर क्या होता है, मेटल वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। डन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब मैंने कहा था नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में देखो जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिक्स करके तो H2CO3 बना, H2CO3 कार्बनिक एसिड बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मेटल बेसिक के लिए, तो कोई मेटल ले लो, Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, रिएक्ट कर रहे हैं पानी के साथ तो हमें मिलेगा NaOH बेस मिल गया, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसके अंदर, कोई भी एग्जाम्पल। आप CaO को रिएक्ट करके देखो अपने हिसाब से, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, CaOH ट्वाइस, बेसिक इन नेचर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करो पानी के साथ, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। तो क्या मिल जाएगा, MgOH ट्वाइस, ओके। तो दीज ऑल आर द बेसिक, हमें पता है OH आता है तो बेस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस विथ नाइट्रिक एसिड बाय। तो ये कौन सा मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है, वरना बेसिकली सारे के सारे जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज व्हेन, कब, जब एल्यूमिनियम और क्रोमियम रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। कौन कौन सी रिएक्ट करेंगे, जब एल्यूमिनियम और क्रोमियम रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चिपका देता है, भाई ला इसको लेके जा। वो नहीं होते हैं जो दूल्हा घोड़ी पे सवार बैठा होता है, शादी के लिए जाता है, तो कोई ना कोई आदमी उसके सामने बच्चा आगे बिठा देता है घोड़ी के ऊपर ना, इसको भी लेके जा, ठीक है। तो ये वही है, मतलब वो दूल्हा
का इच्छा हो नहीं हो, बट उसको आगे बच्चे को उठा के लेके जाना है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, वो एल्यूमिनियम, क्रोमियम ऐसे एलिमेंट्स को, ठीक है, बोलते हैं ऑक्सीजन को लेके ही जा, ठीक है, तो लेके ही जाना पड़ेगा, तो चिपका देता है उनके साथ। तो इसके लिए हाइड्रोजन उसमें कभी अकेला निकल ही नहीं पाता है। जैसे दुल्हा कभी भी अकेला घोड़ी पे नहीं जा सकता ना, वैसे ही ये नहीं जा सकता है। इसके लिए इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर लेता है, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है इस हिसाब से, ओके। बाकी गैस के तौर पे आपको N2O, NO या NO2 जैसे कुछ गैसेस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, ठीक है। ऑयल या केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल से, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, और वो इतना विग्रसली पानी और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इतना विग्रस मतलब कि सीधा बम्बाट होता है, ठीक है। इसकी वजह से वो कांटेक्ट में ना आए एयर के और मॉइस्चर के, तो उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल्स फॉर्म हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब देखो, अभी भी हमने ऊपर देखा था कि कौन से मेटल होते हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अभी सेम क्वेश्चन आया है जहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से मेटल है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है। तो जब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप उसको अच्छे से रीड करना कि क्या पूछ रहे हैं हमें ये लोग। तो हमें इक्वेशन भी बतानी है उसके लिए। देखो, हमेशा याद करना, मैंगनीज और मैग्नीशियम, मैंगनीज मम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये दो ही ऐसे मेटल्स हैं जब डाइल्यूट HNO3 के साथ, मतलब कि नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, बाकी कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, ठीक है। सो ये वो दूल्हा है जो अपने घर से भाग के शादी कर रहे हैं, तो कोई घोड़ी पे ना चढ़ा ना कुछ हुआ, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है Mg रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ, बीच में आएगी प्लस की साइन जो मिस हो गई है, ओके। Mg प्लस HNO3 तो गिव्स MgNO3 ट्वाइस और हाइड्रोजन, और Mn प्लस HNO3 गिव्स MnNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों का रिएक्शन सेम ही है, Mg और Mn का फर्क पड़ता है और तो क्या है, बैलेंसिंग भी सेम ही दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे बताओ। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो ही हमारे पास रहते हैं, एक रहता है ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे जब ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, व्हेन ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किस में से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तब जाके जो लाइक द प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स ही होते हैं जो ये एग्जिबिट करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं और थोड़े लाइक अलगे करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज बहुत थोड़े होते हैं, बट आई थिंक अभी तो अपन उसको ना ही बोले, ठीक है। तो अलगे और प्लांट आप इसके अंदर एग्जाम्पल में लिख सकते हो। फिर आता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फ्रॉम द फूड विच इज ऑब्टेन ईदर फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल, बट वो खुद खाना नहीं बनाते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ओके। अब इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि होलोजोइक मोड, पैरासिटिक मोड और सेप्रोफाइटिक मोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। देखो, ब्लड कंपोनेंट्स RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, 3 होते हैं, ठीक है। देखो, RBC जो होता है रेड ब्लड सेल, ये यहाँ रेड ब्लड कॉर्पोकल्स भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। ये आयरन रिच प्रोटीन होता है इसके अंदर, पूरा मतलब भरपूर आयरन से भरा हुआ प्रोटीन होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ओके, टू द वेरियस टिश्यूज ऑफ द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। WBC की बात करते हैं, ये कलरलेस होते हैं और ना ही इनके पास कोई हीमोग्लोबिन होता है, ओके। और ये एक्चुअली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने आसपास के जो भी कीटाणु हैं उनसे फाइट कर पाएँ। प्लेटलेट्स जो होते हैं, दे कम इनटू प्ले, जब कब झाँकते हैं ये, ठीक है, तब झाँकते हैं जब हमारे शरीर से कभी खून निकलता हो, तो ठीक है, कभी ब्लीडिंग निकलती हो तब ये झाँकते हैं उस ब्लड को रोकने के लिए, वरना पता चला कि ब्लीडिंग पूरी बह गई तो अपन गए, तो उसको रोकने के लिए, तो उसको रोकने का प्रोसेस था क्लोथिंग कहते हैं उसको, ठीक है, क्लोथिंग करने के लिए। तो इस तरीके से जो जख्म होता है वो धीरे धीरे भरने लगता है, ठीक है, ठीक होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिम्फ एंड राइट इट्स यूजेस, लिम्फ क्या है और उसके यूजेस लिखो।
देखो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है। कब बनता है ये? जब प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, ये जो प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स इंटरसेलुलर मतलब कि दो सेल्स के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, जब वो उसमें आ जाते हैं टिश्यू के अंदर थ्रू द पोर्स या जो कैपिलरीज में अवेलेबल होते हैं, तो वो हमको एक कलरलेस लिक्विड मिलता है, विच इज़ अ लिम्फ। इसके फंक्शन क्या है? लाइक इसके यूजेस, मतलब फंक्शन यूजेस दोनों सेम ही है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वो है कि इट सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स। ठीक है, वहाँ पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच सकता है। और दूसरी बात, ये WBCs जो हैं, ठीक है, इन द लिम्फ दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो अपनी बॉडी को जो भारी भरकम बीमारियां हमें कभी हो जाए, कोविड के टाइम पे जो बीमारियां हो रही थी, लाइक कोविड सबको हो रहा था, तो अगर जो लोग बच गए ना, तो वो बेसिकली बचे WBC। बट WBC ये वो है जो लिम्फ में मौजूद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफेंडिंग उसका नेचर है। ब्लड के अंदर WBC है, बट वो आमतौर पर जो नॉर्मल चीज़ें, लाइक राइट नाउ आई एम सिटिंग इन द रूम, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके इर्द गिर्द मच्छर, मक्खियाँ, कीटाणु होते ही होंगे, पर मेरी बॉडी से रेजिस्ट कर पा रही है बिकॉज WBC की वजह से। ठीक है, तो वो ब्लड वाले WBC क्लियर हो जाते हैं। बट जब बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ें फैलती हैं क्या, तब उसके अंदर WBC वाले जो लिम्फ में मौजूद होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंडिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के कोई भी दो एक्सक्रीशन प्रोसेस बताओ। देखो वैसे तो ये देखो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होता कैसा है? गैस का होता है, वाटर का होता है, लिक्विड का और सॉलिड का होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको सिर्फ गैस और लिक्विड दिया क्योंकि दोनों सिमिलर भी थे और ईजी भी थे। तो देखो गैस वेस्ट के अंदर बेसिकली आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है, ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, सो प्लांट रिलीज गैसेस वेस्ट सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा। एक मिनट, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, सो प्लांट रिलीज गैसेस वेस्ट सच एज ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा इन डे। दोपहर के टाइम पे ये होता है, ठीक है, जबकि रात के टाइम पे उल्टा हो जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, सॉरी। लिक्विड वेस्ट के अंदर क्या होता है? प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस। अब लिक्विड वेस्ट मतलब क्या? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सेक्शन ए किया, सेक्शन ए में ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन लर्न किया, बस वही डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना, वो लिक्विड वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा एक्सेस में होता है तो उसको वेपोराइज किया जाता है और इस तरीके से पानी जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द एक्सक्रीशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो भी मैमल्स वगैरह होते हैं ना, हाई एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें होता है। और ये आपको ज़्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, यीस्ट हो गया, ठीक है, उन सब में होता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे ग्लूकोज गिव्स CO2 प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा, बट आप टेबल फॉर्म में साइड में कर सकते हैं, सेम ही स्टेटमेंट से। आर्टरीज जो है अपन ऐसे रीड कर रहे हैं, ठीक है। आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड होते हैं, वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड होते हैं। आर्टरीज जो है वो ब्लड हार्ट से कैरी करता है और ये ब्लड जो है वो हार्ट को देता है, वेन। आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड कैरी करता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इसमें कोई भी वेल्स नहीं होते हैं और इसमें वेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो गए 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। आप आर्ट्रियम इसको ऑरिकल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ऑरिकल एंड आर्ट्रियम दे बोथ आर सेम। मैं लिख दूँ यहाँ पे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए देखते हैं। सो दीज आर द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब आपको हार्ट तो पता है, ये ऊपर के दो चैम्बर अपन आर्ट्रियम कहेंगे, नीचे के 2 चैम्बर को अपन वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक है, तो ये अपर 2 चैम्बर और ये लोअर 2 चैम्बर आ गया। इसके अंदर जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं। याद करना, आर्टरी में वॉल्स थिक होते हैं, आर्ट्रियम में वॉल्स थिन होते हैं। प्लीज़ ना दोनों चीज़ों का ध्यान देना। और वेंट्रिकल्स में वॉल्स थिक होते हैं, ठीक है, जबकि वेन्स में वॉल्स थिन थी। देखते जाओ कंपैरिजन, मतलब
दोनों चीज़ें क्लियर करना, ये चैम्बर्ड है हार्ट के और वो नसें हैं ना, तो प्लीज़ बी क्लियर विद दैट। दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स जो होते हैं वो ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि उनके अंदर ब्लड आता है, डीऑक्सिजन ब्लड। और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो पंप करते हैं ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, गिव रीजन। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द हार्बीवरस इज रिलेटिवली मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द कार्निवरस। हार्बीवरस का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है और हार्बीवरस का स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होता है, कार्निवरस का छोटा होता है। क्यों? देखो, वो इसके लिए भी हार्बीवरस जो होते हैं, ओके, तो जैसे गाय हो गई, बफेलो हो गए, मतलब जो भी घास फूस खाते हैं, तो उनके लाइक घास के अंदर सेल्यूलोस होता है और सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसको बहुत लंबा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो इसके लिए हार्बीवरस एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं, एंड दैट्स वाई टू कम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन दे नीड्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कैसा वो ना वर्ड है, लॉन्गर एंड स्मॉल इकट्ठे, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन्स। ओके, सो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। जबकि कार्निवरस एनिमल्स जो हैं वो एक्चुअली खाते हैं नॉन वेज, मतलब ठीक है, मार देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उनकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन बहुत जल्दी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर लेती है, इसके लिए उनका जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल ही होता है। ठीक है, सो कार्निवरस एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस, इसके लिए दे हैव द शॉर्टर इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन होना इसका मतलब ये है कि वो एक जनरेशन अपनी जो है या अपनी स्पीशीज को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए दे आर गोइंग फॉर द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, तो बेसिकली फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, अपनी जनरेशन चलती रहे, हम एग्जिस्ट नहीं हो, जैसे बर्ड डोडो एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, डायनासोर्स एग्जिस्ट हो गए, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो अभी दिखते ही नहीं है, उनकी पूरी प्रजाति जो है विलुप्त हो गई। ठीक है, तो इसके लिए वो विलुप्त ना हो, ठीक है, हम लोग हिस्ट्री में दर्ज नहीं होना चाहते हैं, इसके लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज द रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन? ठीक है, डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन के अंदर? देखो, अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा, कहाँ गया, इफ डीएनए इज नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, करेक्ट प्रोटीन्स, ठीक है, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी को मिलने चाहिए, जिस भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को मिलने चाहिए, तो करेक्ट प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो स्ट्रक्चर और फंक्शन एक इंडिविजुअल का वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा, एरर्स दिखने लगेंगे डीएनए के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन आएगा। इट हेल्प्स इन प्रॉपर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय सिमिलर कॉपिंग, इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म लुक लाइक सिमिलर। ठीक है, तो सब एक जैसे लगते हैं, तो सब एक जैसे लगेंगे, ठीक है, इनका वो अगर सिमिलर होंगे बिल्कुल तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर डीएनए का कॉपी होता है, ठीक है, तो उस दौरान कुछ एरर्स आते हैं और वेरिएशंस आते हैं, वो वेरिएशंस जो हैं वो आगे इवोल्यूशन को लीड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन रीजनरेशन विथ एग्जाम्पल। रीजनरेशन एक्सप्लेन करना है। देखो, रीजनरेशन, री मतलब फिर से, जनरेट मतलब कि उग जाना, मतलब फॉर्म हो जाना। सो रीजनरेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सीडेंटली उसके बॉडी के पार्ट्स कुछ कट हो जाते हैं ड्यूरिंग द इंजुरी, तो वो जो पार्ट कटा है उस पार्ट से फिर से नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। एग्जाम्पल, स्टारफिश, हाइड्रा, प्लेनिरा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हम लोग प्लेनिरा का ले लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो प्लेनिरा हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, इसके उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। अगर जैसे आप फिगर में देख सकते हो, प्लेनिरा की बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये तीनों पार्ट आपको अलग अलग यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप देखो, हेड में से भी पूरा बॉडी बन गया, ये जो मिडल पार्ट है उसमें से पूरा बॉडी बन गया, और टेल में से पूरा बॉडी बन गया, तो 3 नए प्लेनिरास जो हैं वो फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इट हेल्प्स प्रिजर्व द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट थ्रू सक्सेसिव जनरेशन। It helps preserve the characteristics of the plant through successive generation as the genetic character is saved for the parental plant and the offspring.
देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भैया जो प्लांट के कैरेक्टर्स हैं जो भी, इससे क्या प्रिजर्व हो जाता है। प्रिजर्व क्यों होता है? बेसिकली हम लोग उस प्लांट के किसी न किसी बॉडी के पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो वो सारे के सारे कैरेक्टर उस नए ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, विच गिव्स कि यहाँ पर जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो पेरेंट का और बच्चे का बिल्कुल सेम है। आलू आलू दोनों सेम लगते हैं, ठीक है। अब एक पापा आलू रख दो, एक बेबी आलू रख दो, ठीक है, दोनों आपको सेम दिखेंगे, सिंपल सी बात है, ओके। बिकॉज जो बेबी आलू है पापा आलू, अब एक्चुअली पापा मम्मी तो इसमें होता है नहीं, क्योंकि इसमें कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है, बट पापा मम्मी जो भी करना है सोच लो, ठीक है। तो पेरेंट आलू एंड बेबी आलू, ठीक है, नो पापा नो मम्मी, पेरेंट आलू एंड बेबी आलू। तो इस तरीके से क्या होता है, बिल्कुल सेम डिट्टो नजर आते हैं वो एक दूसरे के, तो दैट इज कि पूरे पूरे कैरेक्टर्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये खासियत जो है, जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, आलू में कहाँ सीड्स होते हैं, ये जैसे सीडलेस प्लांट्स जो हैं वो इस तरीके से इजीली ग्रो कर दिए जाते हैं विथ अ वेरी रैपिड फॉर्मेशन। काफ़ी चीप मेथड है, ईजियर भी है और बहुत रैपिड मेथड भी है, इसलिए चीज़ें बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट, गिव सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द पुबर्टी इन गर्ल्स, ठीक है। पुबर्टी में क्या क्या होता है, देखो आर्मपिट और पुबिक एरिया पे हेयर ग्रोथ होना, मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना, एनलार्ज होना, हिप्स का ब्रॉड हो जाना, ओवरीज जो है वो एग्स को रिलीज करती हैं और मंथली पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। नाउ फिर आता है सेक्सुअल चेंजेस अकर इन द बॉयज़। तो बॉयज़ की अगर बात करते हैं तो देखो टेस्टिस जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं, हेयर ग्रोथ आर्मपिट पुबिक एरिया पे तो रहता ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो तो बॉडी बिकम मोर मस्कुलर, अब लड़कों की बॉडी काफ़ी मसल वाली हो जाती है, ठीक है, मस्कुलर बॉडी होती है। वॉइस जो है वो उनकी काफ़ी करेक्ट होती है, मतलब ऐसे बिखरी बिखरी वॉइस होती है उनकी। शोल्डर और चेस्ट जो है वो ब्रॉडन हो जाते हैं, मॉस्टेक और बियर्ड भी आते हैं, वो मैंने पॉइंट लिखा नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मॉस्टेक बियर्ड जो है वो ग्रो हो जाते हैं, जो पीनस होता है वो बिकम लार्ज एंड इरेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 30 नंबर होगा ये। सो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, मतलब इंश्योर आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के अंदर डिफरेंस बिटवीन बताना है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स, जब पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम कहते हैं पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ओके। ये जाइगोट नहीं बनाता है और ये जाइगोट बनाता है, कौन? फर्टिलाइजेशन। इट डज नॉट इनिशिएट फ्रूट फॉर्मेशन, ये फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है, ओके। देयर आर मेनी एजेंट्स, जैसे कि विंड वाटर इंसेक्ट्स एजेंट्स होते हैं इन द पॉलिनेशन, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज सेम इन ऑल द प्लांट्स, में कोई एजेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, सो अब सेक्सुअल के अंदर यहाँ पे फ्यूजन होगा मेल और फीमेल का, मेल फीमेल गैमेट का, और एसेक्सुअल में ऐसा कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स चाहिए, मतलब कि एक फीमेल और एक मेल चाहिए, जबकि इसके अंदर एसेक्सुअल में ओनली वन इंडिविजुअल, अमीबा पता है ना आपको, अमीबा हाइड्रा, दे हैव लाइक दे आर ओनली वन इंडिविजुअल, उनकी बॉडी में से नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड हो जाते हैं। इस सेक्सुअल के अंदर इंडिविजुअल्स जो बनते हैं वो बिल्कुल डिट्टो टू डिट्टो, ठीक है, पेरेंट के साथ मैच नहीं करते हैं, जबकि एसेक्सुअल के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिट्टो अपने पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोन्स, ओके। सेक्सुअल के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं, ओके, मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादातर तो वही, तो प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। और एसेक्सुअल मोड्स के अंदर वी हैव द सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फंगाई, अलगे, बैक्टीरिया, वो सब रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, आपको पता है, जब जो भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को 9 महीने लग जाते हैं, ठीक है, डॉग्स को 6 महीने, एलिफेंट को 2 साल, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जबकि एसेक्सुअल जो बहुत फास्ट होता है, लाइक मिनटों में वायरस कैसे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, फटाफट से डिवाइड होते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। तो बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी, बाय मतलब दो, ठीक है, तो जहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनती है उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। मल्टीपल फ्यूजन में बहुत सारी डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, ये फेवरेबल कंडीशंस के दौरान ही होता है, और यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान भी होता है, ठीक है। तो वो तो क्या सिस्टर में बंद होती है ना, तो जब वो फेवरेबल कंडीशन आता है तो सिस्टर से बाहर आती हैं, फिर ये एक ही बार डिवाइड होता है, और ये अब मल्टीपल टाइम, मतलब खुद ही लिख सकते हो, डिवाइड्स रिपीटेडली।
दोनों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ डिवाइड हो अलग अलग हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म उस पूरे सेल में एज इट इज ही रहता है। ओके, इंक्लूड्स डेफिनेट पैटर्न ऑफ डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके बनते हैं, इसमें कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना आर द एग्जाम्पल्स, प्लाज्मोडियम, स्पोरोजन्स, अलगे, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रीजंस। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस क्यों होते हैं? देखो, टेस्टिस बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं एक पाउच के अंदर, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि जनरली बॉडी के टेम्परेचर से वो 2-3 डिग्री जो है वो कम होता है तभी स्पर्म का प्रोडक्शन पॉसिबल है। इसके लिए ही टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कैटरेक्ट? कैटरेक्ट क्या होता है? एंड हाउ इज द विजन ऑफ अ पर्सन हैविंग कैटरेक्ट रिस्टोर्ड? ठीक है, तो कैटरेक्ट जब मोतिया, इसको मोतिया कहते हैं ना, मोतिया अगर आंखों में आता है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? तो कैटरेक्ट होता क्या? बेसिकली जो लेंस के ऊपर एक क्लाउड बनता है, ठीक है, एक डस्ट पार्टिकल्स का पूरा एक क्लाउड बन जाता है, जिसकी वजह से मतलब बिहाइंड द एरिस एंड द प्यूपिल, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, पूरा विजन ब्लर, लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाती है और एंटर भी नहीं कर पाता, मतलब लाइट जो है लाइक इट बिकम ओपिक सब्सटेंस, ठीक है, जैसे लाइट पास नहीं हो पाती है। तो जब लाइट पास नहीं होगी तो इमेज बनने का तो कोई सवाल ही नहीं आता, तो इसके लिए जो भी होता है वो विजन ब्लर्ड हो जाता है या डिक्रीज ज़्यादा दिखता नहीं है। लेंस बिकम्स क्लाउडी एंड फिर उसको निकाल कर हम लोग आर्टिफिशियल लेंस रिप्लेस करते हैं और एक नॉर्मल विजन को और क्लियर विजन को रिस्टोर करते हैं बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड व्हाट कॉजेज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? क्यों होता है क्या और होता क्यों है? सो देखो, द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ सरफेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट का आना और रिफ्रैक्ट होना, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट इज कॉज ड्यू टू, क्यों होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होती है ना अर्थ की, वो अलग अलग लेयर्स होती है, वो अलग अलग लेयर्स, लाइक ऊपर से आप देखो फ्रॉम द स्पेस तो बहुत लाइट होगा, फिर थोड़ा नीचे होगी थोड़ी हैवी हो जाएगी, फिर नीचे होगी हैवी, तो ऐसे करते करते डेंसिटीज बदल दी जाती है। ठीक है, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी में आती हैं, जिसकी वजह से जो एंगल होता है वो बदलता रहता है और रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिल जाता है एयर के अंदर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, क्यों? सबसे पहला तो प्लैनेट के पास खुद की लाइट ही नहीं होती है, नो सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा, वो अर्थ के इतना नज़दीक होते हैं, ठीक है, कि वो बेसिकली बहुत ज़्यादा, इट इज़ नॉट अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, इट्स अ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब लार्ज ऑब्जेक्ट आता है तो वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, उसको वहीं पे रोक लेता है, आगे हो ही नहीं पाता है। ठीक है, सो एज द प्लैनेट्स आर क्लोजर, प्लैनेट्स अपीयर लार्जर इन कंपैरिजन टू द स्टार्स, तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन इज नॉट इनफ। ठीक है, उतना इनफ होता ही नहीं है कि वो लाइट को नीचे की तरफ लेके आए प्लैनेट्स में से, तो इसके लिए प्लैनेट्स कभी ट्विंकल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड इन कलर? जो भी चीज़ें खतरे की निशानी होती है वो रेड कलर में क्यों होती है? ऐसा तो नहीं होता, आज मैकडोनल्ड होता है, ठीक है, तो वो भी तो रेड कलर का है। सेंटा, ठीक है, जो क्रिश्चियन के होते हैं वो तो रेड कलर के ही पहनते हैं ना, ओके, तभी तो सब लोग सेंटा की उम्मीद में बच्चे रहते हैं कि आएंगे तो हमें गिफ्ट लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बट ठीक है, चलो पूछा तो जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो डेंजर हमेशा रेड कलर में ही क्यों होता है? वो इसके लिए होता है कि रेड कलर की जो लाइन होती है, जो लाइट होती है, वेवलेंथ, वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो वो दूर तक नज़र आ जाती है, जिसकी वजह से, ठीक है, क्यों दूर तक नज़र आती है? क्योंकि वो स्कैटर्ड नहीं होती जल्दी। ठीक है, सो इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर वो लॉन्गर डिस्टेंस तक पहुंच सकती है, एंड दैट्स वाई, ठीक है, कुछ भी हो, फॉग हो, ये हो, वो हो, रेड कलर तो दिख ही जाएगा, तो कोई भी खतरा होता है वहाँ पे रेड कलर इसके लिए लगा देते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट डिफाइन करो। देखो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर बेसिकली इट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, जो क्यू होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं थ्रू द कंडक्टर एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है? 1 कूलम। आई रिपीट, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है? 1 कूलम। दैट मीन्स इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड तक अगर 1 कूलम जितना चार्ज फ्लो होता है तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर जितना करंट जो है वो प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो 1 एम्पियर
इज इक्वल्स टू 1c/1s, यहाँ 1c(s इनवर्स) ऊपर आ गया ना, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्टेट द फॉर्मूला इन SI यूनिट। ठीक है, तो देखो बेटा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कितना काम कर रहे हो तुम। ठीक है, कितना काम कर रहे हो, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है या एक चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ उसको हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूव करने में अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू या फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू W/Q। W इज अ वर्क डन, कितना काम तुमने किया, किसके लिए काम किया, किसके ऊपर काम किया, तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए। वोल्ट जो होता है वो उसका SI यूनिट हो जाता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, कितना एनर्जी दिया गया है एक कूलम चार्ज को, मतलब कि Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज, और कितना वोल्टेज है 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखो अब ये एनर्जी, इसका मतलब और कुछ नहीं, वर्क डन। आपने 9th क्लास में देखा था, वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर था जिसके अंदर एनर्जी और वर्क डन एक ही बात होती है। ठीक है, तो V और देखो अभी हमने देखा नहीं वाला, क्या देखा हम लोगों ने, V इज इक्वल टू W/Q। वही चीज़ के हिसाब से हम लोग एनर्जी को वर्क डन मानते हैं। तो V इज इक्वल्स टू W/Q, हमें W चाहिए, तो V मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू W। V इज 6 और ये आया 1 इज इक्वल्स टू W। तो दैट मीन्स W इज इक्वल्स टू 6 जूल, या तो फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू 6 जूल। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। देखो 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले लेंथ, लेंथ के साथ ये किस पे डिपेंड करता है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब कि अगर मोटापा ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। इसके देखो हमारे घर पे जो AC और रेफ्रिजरेटर इनकी वायर होती है बहुत मोटी होती है। ओके, तो मोटी होती है क्योंकि उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, उनको तो काम करना है, तो दे नीड द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैक्सिमम अमाउंट, तो इसके लिए उनकी वायर मोटी होती है। जबकि आप प्रेस की वायर देख लो, आयरन प्रेस जो होता है, ठीक है, उसकी वायर, अगर आप टोस्टर की वायर देखो, उनकी वायर पतली होती है। ठीक है, क्योंकि उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए। उसके अलावा रेजिस्टिविटी जो आता है मटेरियल का, ठीक है, वो कैसे होते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैंने ये सेक्शन ए में कवर किया था। और उसके अलावा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयंस। ओके, यहाँ पे आएगा आयंस नहीं, आयरन। वो प्रेस आती है ना, इस्त्री। ठीक है, वो टाइपो एरर। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयंस मेड अप ऑफ एलॉय। ठीक है, वो एलॉय से क्यों बनते हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनते। ओके, सो द coils of electric toaster and electric irons are made up of an alloy rather than pure metal because कि अलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके लिए हाई टेम्परेचर पे अलॉयज़ जो है वो इसके जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। ओके, अलॉयज़ डू नॉट मेल्ट इजीली, और क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और हाई रेजिस्टिविटी की वजह से अलॉयज़ हैव द हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, रोकने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अब रोकने की जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जितना हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इसके लिए हमारी जो आयरन घर में प्रेस होती है जल्दी गर्म हो जाती है, हमारे कपड़े सीधे हो जाते हैं, टोस्टर जल्दी से टोस्ट हो जाता है, होता है ना। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स होती हैं। अरे यहाँ तक कि आप वो भी देखो, क्या लड़कियाँ जो यूज़ करती है ना हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है, तो वो हेयर स्ट्रेटनर की भी वायर का पतली होती है और वो भी अलॉय से पूरा बनता है ताकि जल्दी से बाल जो हैं वो सीधे हो जाते हैं। ओके, तो जो लड़कियाँ ये मेरा सुन रही हैं, दे कैन रिलेट कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ हायर इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो भैया देखो बहुत सिंपल सी बात है।
व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर, जब एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, कुछ टाइम के बाद 2-3 मिनट गर्म हो जाता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है। ये जो हीट प्रोडक्शन करने का जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो जो कंडक्टर है, वो जो अप्लायंस है, वो गर्म हो गया, दैट इज नोन एज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि बल्ब है, ठीक है, बल्ब आप जलाओगे तो वो गर्म हो जाएगा। अरे आप मोबाइल चार्ज करने रखते हो ना, तो कैसे वो मोबाइल ही गर्म हो जाता है, ठीक है, बैटरी गर्म हो जाती है, उसकी चार्जर मतलब गर्म हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वहाँ पे कभी ठंडापन नहीं आता, वहाँ पे हमेशा गर्मी आती है, मतलब कि हीटिंग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओमेगा, आर 20 ओमेगा दिया हुआ है, करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी, एच निकालना है और टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड्स। एच निकालना है, आई आर टी दिया हुआ है, ठीक है ना, आ गया फॉर्मूला, एच इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है 5 का स्क्वायर, आर क्या है 20 और टी कितना है 30। सो 25 इंटू 20 इंटू 30 मिलाकर आपको देगा 15, 1 2 3 15 हीट है ना, जूल, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द, थोड़ा नीचे कर दूँ, नेम द डिवाइसेस इन विच अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड आर यूज, ठीक है, वो डिवाइस मतलब जिसमें करंट भी जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होती है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, जितने भी घर में मोटर है ना, पंखा चलता है वो मोटर आ गया, हैंड मिक्सर घूमता है वो मोटर आ गया, मशीन घूमती है पानी की, वॉशिंग मशीन, वो मोटर आ गई, ठीक है, तो वो आ गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गए, लाउड स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, इन सब के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि जब लाइव वायर, जो रेड वाली वायर होती है ना वो, एंड न्यूट्रल वायर मतलब कि जो ब्लैक वाली वायर, वो आपस में कांटेक्ट में आ जाती है एक दूसरे से, ठीक है, तो ये जब इंसिडेंट होता है तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। इस केस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट को आज़ादी है, फ्लो करना शुरू कर लेगा, ठीक है, तो वो फ्लो कर लेता है करंट, तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज तो इंक्रीजेज द करंट, तो इसकी वजह से करंट आता है, तो ऐसे कई बार तो फायर भी लग जाती है घर के अंदर, ठीक है, तो दैट कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब एक सॉकेट से अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वो भी हाई पावर वाले, चला रहे हो एक सेम टाइम पे, या एक सिग्नल सॉकेट कनेक्टेड है, ठीक है, जिसमें से बहुत ज़्यादा करंट जो है वो निकल रहा है, उसको हम कहेंगे ओवरलोडिंग, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। सिंपल है, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम यूज़ करते हैं, दूसरा अर्थिंग, ठीक है, ये 2 मेन सेफ्टी मेजर्स आपकी किताब में दिए हुए यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी और एसी करंट में डिफरेंस बताओ, ठीक है, बता देते हैं। अब देखो डीसी करंट जो होता है वो एक डायरेक्ट मेथड होता है, इन विच इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लोज इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। जैसे आप कंपेयर करो नदी, तो नदी कैसे होती है, एक ही डायरेक्शन फ्लो करती है ना, तो सेम जो नदी का फ्लो इमेजिन करते हो वही फ्लो जो होता है वो डीसी करंट में करंट का होता है। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज, ये 2 बार लिख दिया मैंने, सोलर सेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। और ऑल्टरनेट करंट जो होता है वो मेथड जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स कॉन्स्टेंटली स्विच होते रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे करके पानी की लहरें, ठीक है। समुद्र कैसा होता है, समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती है ना, तो ये ऊपर नीचे लहरें जो होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट, और सीधी नदी जो बहती है वो डीसी करंट, ठीक है। तो चलिए जैसे आपको यहाँ पर बेसिकली क्या ना, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है एट द पावर प्लांट और फिर उनको घरों पे भेजा जाता है, लाइक आपके भी घर पे जो भी पावर प्लांट होगा ना आपके आसपास का, ठीक है, तो वो वाला जो करंट आपके घर पे आता है एक पावर प्लांट से, वो हमेशा ऑल्टरनेट करंट में आता है। तो ये फिगर ड्रॉ करके आइयो, अब देखो डीसी में सीधी लाइन है और ऑल्टरनेट में ऊपर नीचे लाइन है, ठीक है, फिगर ड्रॉ करके आना, ये डिफरेंस देख के आना, हो गया काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या डिफरेंस है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उस में डालना, उस अप्लायंस में डालना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द वायर कॉइल सच दैट हैव द फेरोमैग्नेटिक कोर। फेरो मतलब आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन का मैग्नेटिक कोर होता है। मैं सिंपल शब्द लिख दूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस आप क्या लिखो, आयरन कोर या आयरन मैग्नेटिक कोर, दोनों चलेंगे, ठीक है। तो जब एक आयरन की वायर, आयरन है उसके ऊपर मैं वायर लपेट रही हूँ, ठीक है। वायर लपेट के फिर जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब मैं लाइट स्विच कर लूँगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नेटिज्म वाली वो चली जाएगी। जबकि परमानेंट मैग्नेट मतलब कि इस टाइप ऑफ मटेरियल दैट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी है ही, जैसे अपने पास बार मैग्नेट वगैरह होता है तो उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म वाली है ही, ठीक है। वो छीन नहीं सकता कोई भी उससे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डू नॉट हैव द परमानेंट मैग्नेटिक पुल, वो तो मैंने अभी बता दिया। और यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का मतलब आप खुद समझ सकते हो, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो कभी भी उनसे छीनी नहीं जाएगी, उनके पास लाइफ टाइम वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। ये एग्जांपल है सॉलिनॉइड्स के। यहाँ पर आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ओके, दे हैव द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, तो इसके लिए उनका नाम मैग्नेट्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? सो द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स, सुनना ध्यान से, एक्यूमुलेशन मतलब कि बढ़ते जाना, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इनटू द टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्रॉपिक लेवल और द फूड चेन, ठीक है। फूड चेन या ट्रॉपिक लेवल के बिल्कुल ऊपर की तरफ जो ऑर्गेनिज्म बैठा होता है उसके अंदर जितने भी केमिकल्स की गंदगी भरी होती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। जब फार्मर जो है वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहा है क्रॉप्स में, ठीक है, विच एंटर्स द फूड चेन। अब क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स दिस पेस्टिसाइड्स एंटर, जो क्रॉप्स खाएगा तो पेस्टिसाइड्स जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा। जैसे कि ग्रास, ठीक है, ग्रास में पेस्टिसाइड छिड़का तो उसको खाया ग्रासहोफर ने, तो वो केमिकल उसमें चला गया। फिर उसको खाया फ्रॉग ने, एड ऑन हो गया। स्नेक में तो स्नेक में चला गया। ईगल तो ईगल में चला गया। अब ईगल को तो कोई नहीं खा रहा अभी तक, तो ठीक है, इसके साथ कोई नहीं खा रहा, तो ईगल में वो चीज़ें जमा होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से फूड चेन के अंदर जो लास्ट वाला जो ट्रॉपिक लेवल होता है, ठीक है, लास्ट वाला, उसके अंदर जो केमिकल टॉक्सिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एज पर दैट वी ह्यूमन बींग्स एक्चुअली हम लोग आते हैं टॉप लेवल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, गिव एनी 2 ways in which biodegradable substances would affect the environment, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल किस तरीके से एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? सीधी सी बात है, जैसे कि ट्रीज, लीव्स, प्लांट्स, किचन वेस्ट मटेरियल, ये हम इनको ह्यूमस की तरह यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कंपोजिशन। तो इसको आप खेत में डाल दो तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर लेगा। उसके अलावा इनके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो डिकम्पोजिशन के बाद जो कार्बन एटमॉस्फेयर में से लिया गया था वो वापस एटमॉस्फेयर को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, या अपने आप पहुंच ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 ways in which नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है, ये एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो डिकम्पोज तो नहीं करते हैं, दे एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट में इकट्ठे होते जाते हैं, जो अपन ने देखा ना बायोमैग्निफिकेशन, और बायोमैग्निफिकेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे भी इकट्ठे होंगे, पानी में तो पानी को पोल्यूट कर लेंगे, एयर में तो एयर को पोल्यूट कर लेंगे, सॉइल तो सॉइल को पोल्यूट करेंगे, ठीक है। तो दे पोल्यूट एयर, वाटर, सॉइल, तो इन शॉर्ट दे पोल्यूट एनवायरमेंट। इफ सच वेस्ट आर बर्न, अगर हम बोलते हैं इनको जला दो तो जलाएंगे तो एयर को पोल्यूट कर लेंगे, मतलब कि हर तरीके से गंदगी है ये ना, खराब ही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज पेस्टिसाइड्स, वो सॉइल फर्टिलिटी को डिप्लीट कर लेता है क्योंकि उसके अंदर चलता जाएगा, उसका सॉइल का पीएच लेवल जो होता है वो अनसुटेबल हो जाता है प्लांट ग्रोथ के अंदर, ठीक है, मतलब प्लांट में ग्रो नहीं कर पाता, वो लाइक अनफर्टाइल हो जाता है ना सॉइल, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि आप ना ये जो वन यूज़ वाले जो मटेरियल होते हैं ना उसको यूज़ करना छोड़ दो, बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड आर्टिकल्स, ठीक है, जो रिसाइकल होते हैं उन आर्टिकल्स को यूज़ करो। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को वेस्ट करने से पहले डंप अलग कर दो ना, अभी वो आता है ना अपने पास, क्या बोले, डस्टबिन, ठीक है, ब्लू और ग्रीन वाला, तो उस तरीके से। और रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है उसको अपन कोशिश करें रिसाइकल करने की, ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको बचा सकते हैं, आई मीन मेथड्स के थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो
मटेरियल्स दैट कैन ब्रेक डाउन नेचुरली, वो मटेरियल जो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं उसको हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। जो नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो एक चीज़ को लर्न करो, बाकी नॉट लगा दो, ऑपोजिट आ गया। ओके, बायोडिग्रेडेबल बहुत जल्दी जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सालों साल लग जाते हैं ना, हज़ारों साल, 100 साल, प्लास्टिक को ही 100 साल लग जाते हैं डिग्रेड होने में। इसके अंदर बैक्टीरिया, फंगी, ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिग्रेड कर लेते हैं, और इसके अंदर ऐसा कोई भी नेचुरल एजेंट्स पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल में फूड ले लो, पेपर, वुड वगैरह ले लो, और नॉन में आप जो भी प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ये हार्मफुल इतने नहीं होते एनवायरनमेंट में। ठीक है, जबकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनमें से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ कचरा ही मिलता है सालों साल। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका सेक्शन बी हो जाएगा कंप्लीट। बताइए नाउ, गिव साइंटिफिक रीजन एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती है इकोसिस्टम में, क्यों बताओ? तो वो इसके लिए होता है कि जैसे कि एनर्जी सन के थ्रू प्लांट ने खाना बनाया, तो एनर्जी एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सन विद द हेल्प ऑफ लाइक थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब ये एनर्जी जो है वो पास होगी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, द फूड चेन। फूड चेन तो क्लियर है ना? ठीक है, फिर ग्रास को ग्रास ऊपर को स्नेक, फ्रॉग, ऐसे करके पूरा रहता ही है। सो एनर्जी गिवन आउट बाय द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनर्जी इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकालते हैं, जो एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है और वो दोबारा से वापस नहीं आती। ठीक है, एंड इट डज नॉट रिटर्न टू बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन। तो दिस फ्लो इज कंसिडर एज अ यूनिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, पीछे कभी वापस वो एनर्जी नहीं आएगी, इसके लिए एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिट डायरेक्शनल होता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे 55 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस आप मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका सेक्शन भी तो इजीली कवर अप हो ही जाएगा। तो इतना लर्न कर लीजिए। मैंने आंसर काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट रखे ताकि सेक्शन बी है ना, और साइंस में क्या होता है, साइंस में आपको लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे इसकी तरह नहीं होता है। साइंस ऑलवेज आस्क फॉर द पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स। ठीक है, जो पूछा उतना लिख दो, बात खत्म हो गई। ओके, तो बस उस तरीके से मैंने आपको आंसर दिए शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाए। शायद आप एक पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ सुनोगे तो आपको पूरे के पूरे आंसर्स तो आधे मतलब 90% तो पूरे लर्न हो ही जाएंगे, 10% में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दिमाग में बिठानी पड़ेंगी, दैट्स इट। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं सेक्शन सी के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।